सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ना ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस पीरियोडिक टेस्ट 3 जो कि 2023-24 का है सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका क्वेश्चन पेपर देखेंगे विद सोल्यूशन के साथ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना विदाउट स्किप। ठीक है, स्किप मत करना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो को लाइक एम टारगेट है 50 लाइक्स एम, तो उसको भी जरूर से पूरा कर देना ना। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से जो है 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का 2 मार्क्स का है, तीसरा भी क्वेश्चन हम लोग का 2 मार्क्स का है। तो टोटल यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये पीरियोडिक टेस्ट 3 जो है 20 मार्क्स का कुल क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग का 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखें। तो आइए हम लोग देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर। तो व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द हैंडरिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट एंड आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते थे? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे। ठीक है, आप यहाँ पर अगर ओल्ड लगा दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट यहाँ पर हैंड रिटन को लगाना मत भूलना, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हैंड रिटन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हैंड रिटन ही होते थे, इसलिए यहाँ पर हैंड रिटन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते थे? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे ओल्ड टाइम्स के या फिर पास्ट के, जिसको कि बुक्स के फॉर्म में लिखा जाता था। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट राइट अबाउट डायमंड सूत्रा। ठीक है, तो डायमंड सूत्रा क्या था उसके बारे में हम लोग को लिखना है और ये जो है टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। डायमंड सूत्रा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इट 868 एडी। सो डायमंड सूत्र क्या था? ये जो था ओल्डेस्ट जापानीज बुक था। ठीक है, जिसको कि सबसे पहली बार प्रिंट किया गया था जापान में 868 एडी में। ठीक है, आफ्टर, ठीक है, बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना विच कंटेन 6 सीट। ठीक है, ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखो क्या था, इसमें बीच में स्पेस नहीं हुआ। ठीक है, तो डायमंड सूत्रा क्या था? सबसे पुराना ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जिसको कि बुद्धिस्ट मिशनरीज ने चाइना से आके लिखा था, जो कि उसके बारे में अगर बोलेगा लिखने तो और क्या है, जिसमें टोटल 6 सीट थे। ठीक है, सीट यहाँ पर ये वाला सीट नहीं होगा, SHW वाला सीट होगा। ठीक है, सीट्स हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर, इसकी जगह ये लिख लेना। ठीक है, 6 सीट थे ऑफ टेक्स्ट एंड उसमें कुछ वुड कट इलस्ट्रेशन भी थे। मीन्स जो था लकड़ी से पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होता था वही सब था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला है व्हाट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। मीन्स आखिर क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, इसके बारे में हम लोग को बताना है और ये भी टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो कितना में पास हुआ था? 1878 में। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, ना देखो विच मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। देखो एक आयरिश प्रेस लॉ हुआ था जो कि आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, उसी से ये जो था एक टाइप ऑफ इंस्पायर होकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था इंडिया में। ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, गवर्नमेंट जो था उनके पास राइट्स आ जाता था ताकि वो हर चीज़ जो भी एडिटोरियल छप रहा है या फिर कोई भी न्यूज़पेपर छप रहा है वो जो है उसमें क्या करेंगे, अब से जो होगा एक रेगुलर ट्रैक रखेंगे। ठीक है, मीन्स क्या करेंगे, उसके चारों नज़र रखेंगे आखिर क्या छप रहा है, एडिटोरियल्स में क्या छप रहा है, क्या न्यूज़पेपर में छप रहा है और क्या जर्नल्स छापे जा रहे हैं। तो यहीं यहाँ पर लिखा है कि एक रेगुलर ट्रैक रखा जाएगा अब से, जो भी वर्नाकुलर मीन्स वर्नाकुलर का सिंपली मतलब देखा जाए तो लोकल होता है। ठीक है, मीन्स लोकल लेवल पे जो न्यूज़ छापा जाता था उस समय जो था काफ़ी ज़्यादा इंडिया को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग आया ही था और इसी वजह से जो था यहाँ पर न्यूज़पेपर जो छपने लगा था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था और ब्रिटिश का उस समय जो ब्रिटिश का जो एक टाइप ऑफ रिस्पेक्ट था उसको ये गिरा रहा था। ठीक है, इसलिए अब क्या हुआ कि ब्रिटिश लॉ ने क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, जिस वजह से अब कुछ भी छापा जाएगा तो सबसे पहले उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पहले सेंसर करेगी, मीन्स देखेगी, और अगर इसके ब्रिटिश के बारे में अगर कुछ भी गलत लिखा होगा तो उसे पब्लिश होने ही नहीं देगी। तो यहाँ के लोकल पीपल उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वही लिखा जाए पब्लिश्ड इन डिफरेंट प्रोविंस। मीन्स अगर अब से कोई भी वर्नाकुलर प्रेस मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर खुलेगा तो सबसे पहले उन्हें रजिस्टर कराना होगा एंड उसके बाद से अगर कुछ भी वो छापेंगे तो सबसे पहले उसे सेंसर बोर्ड सेंस करेगा एंड उसके बाद ही उसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी खिलाफ हुआ ब्रिटिश रूल के तो उसे छापा नहीं जाएगा, उस पूरे जो अगर प्रेस ला है तो उसको सीज कर लिया जाएगा, उसका जितना भी प्रिंटिंग मशीन होगा उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब जो हम लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ज्योग्राफी में टोटल 3 क्वेश्चन है और ये भी टोटल 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहला देखते हैं ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन बोले व्हाट आर मिनरल्स एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मिनरल्स क्या होता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर होमोजेनस मीन्स एक जैसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट कैन बी इंटरनली डिफाइंड। एकदम छोटा सा डेफिनेशन जो
आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। सो मिनरल्स क्या होते हैं? एक होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं। अब देखो केमिस्ट्री में इसका अलग डेफिनेशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट क्या होता है? मिनरल्स एक होमोजेनियस एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसको कि नेचर में पाया जाता है, जनरली जो ज़मीन के अंदर ही हम लोग को मिलता है, जिसको कि हम लोग इंटरनली डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा नहीं कि जो मन से हो जाता है, ठीक है? उसका एक डेफिनेट पैटर्न रहता है जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा मिनरल्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला है व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स? आखिर हम लोग को मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए? इसके बारे में 2 रीज़न देना है, ठीक है? तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बड़ा भी थोड़ा पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो वी शुड कंजर्व मिनरल्स बिकॉज़, क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स एंड फाइनाइट। मीन्स ये जो है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मीन्स जो है ये खत्म हो सकता है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको जितना यूज़ करता जाओगे उतना बनता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और फाइनाइट है, मीन्स एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको बचाना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हुआ, ठीक है? इसलिए हम लोग को इसको बचाना चाहिए। 2 पॉइंट मांगा है तो हम लोग दोनों पॉइंट देंगे। यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोल रहा है द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन आर सो स्लो, ठीक है? यहाँ पर जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, मीन्स जो मिनरल्स का बनने का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। दैट द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट आर इन्फिनिटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन। इसका कहने का मतलब समझ रहे हो? इसका कहने का यही मतलब हुआ, जिस हिसाब से हम लोग इसका कंजप्शन कर रहे हैं उस हिसाब से इसका जो बनने का रिप्लेसमेंट मीन्स जो इसका बनने का जो क्षमता है उससे कई ज़्यादा हम लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब खाने के लिए मान लो तुम्हारी मम्मी एक बार में 1 मिनट में एक ही रोटी बना पा रही है और तुम 1 मिनट में 10 रोटी खा जा रहे हो, तो उसकी मम्मी उस हिसाब से तुम्हारी मम्मी बना पाएगी 10 रोटी? नहीं, क्योंकि उसका तो एक ही बनाने का क्षमता है, तुम 10 खा जा रहे हो, तो ये तो गलत हो गई। तो ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पर अगर वो एग्जाम्पल था, यहाँ पर देखो जिस हिसाब से हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं उस हिसाब से उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये जो है खत्म हो जाएगा एक दिन। इस वजह से भी हम लोग को इसको बचाना चाहिए। तो 2 वजह समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग 2 पॉइंट ईच। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में हम लोग को डिफरेंस बताना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, एक आप लोग डेफिनेशन लिख देना, ठीक है? और दूसरा उसका ये लिख देना एग्जाम्पल, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। खैर यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड कैन बी स्टोर आर नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी। मीन्स वैसा एनर्जी जिसको कि हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसको हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी कहेंगे। उसका अपोजिट द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड ओनली रिसेंटली आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और उस टाइप की एनर्जी को हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि ये जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा यहाँ पर बोला है दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। ये एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि ये जो है काफ़ी भारी मात्रा में पाया भी जाता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है? दे आर एक्सपेंसिव मीन ऑफ एनर्जी। ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ये इनिशियली जो होते हैं वो ज़्यादा इनका कॉस्ट लगता है, बट एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो काफ़ी हल्का हो जाता है, मीन्स जो इसका कॉस्ट कम हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोल और ऑयल, और इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टाइडल एनर्जी, बायोमास एंड सोलर एनर्जी, ठीक है? ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? नौ यहाँ पर हम लोग का तीसरा सब्जेक्ट मीन सिविक्स आ चुका है। नौ यहाँ पर सिविक जो है टोटल 5 मार्क्स का है और यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में 7 बोला है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है इसको हम लोग को डिफाइन करना है और 1 मार्क्स ले लेना है सिंपली, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ज़्यादा नहीं करना है, इसका आंसर देखना है। तो देखो इसका आंसर क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिस प्रकार से इससे पहले हमने देखा मिनरल्स का जो डेफिनेशन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से इसका भी जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर का हेडलाइंस है और मेन वर्ड है, तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में आता है, ठीक है? कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। क्यों आता है? ताकि वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सके, ताकि वो जो इलेक्शन एक साथ करा सके और ताकि वो पावर गेन कर सके, ठीक है? क्योंकि वो काफ़ी सारा एक साथ पॉलिटिकल पार्टीज आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। आखिर वो इलेक्शन क्यों करवाते हैं? क्योंकि ताकि वो एक ना एक पार्टी जो है गवर्नमेंट को होल्ड कर सके, उसका पावर जो है गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है उसको होल्ड करके पूरी कंट्री को रन करा सके। सो ये हो जाएगा हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 8 क्या बोला? क्वेश्चन में 8 बोला राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो है टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन और इसमें बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपको 2 फंक्शन लिख के बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में 8 में जो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखा है, ठीक है? आपको जो भी 2 अच्छा लगे लिख लेना है, ठीक है? और ट्राई करना कि ये जो बड़ा वाला पॉइंट है इसको याद करने का, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 2 फंक्शन क्या है। सबसे पहला है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज क्या करवाती है? इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, मीन्स लोकल मुद्दा या फिर इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, वहाँ पर सभी जगह जो है पार्टीज क्या करवाती है? इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, ठीक है? दूसरा क्या है? पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर चूज फ्रॉम देम। पार्टीज क्या करता है? पार्टीज क्या करता है? अपना डिफरेंट पॉलिसीज रखता है, प्रोग्राम रखता है, आइडिया रखता है और वोटर उन्हीं में से कोई भी एक पार्टीज का प्रोग्राम, आइडिया, पॉलिसी को चूज करते हैं। ये हो गया। और तीसरा हो जाता है
पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। पार्टी ही क्या करता है, आप लोग जिसका पब्लिक है उनका ओपिनियन को सेव करते हैं, उनको आगे क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, वो सब क्या करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ही करवाते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 पॉइंट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है वो क्या बोला है, क्वेश्चन 9 बोले डिफरेंशिएट बिटवीन बाय पार्टी एंड सिंगल पार्टी सिस्टम। इन दोनों के बीच में जो है हम लोग को डिफरेंस बताना है। ये जो है टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है उसका एक एग्जाम्पल लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो 2 या 3 पॉइंट लिखना आंसर हो जाएगा इसका, और आपको 2 मार्क्स भी मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो देखो ये रहा हम लोग का यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 1 पार्टी सिस्टम और ये 2 पार्टी सिस्टम है, और इसी को हम लोग बाय पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिंगल पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस यही है। आप लोग इसको डिफरेंस बना के भी लिख सकते हो कि सिंगल पार्टी इज ऑल्सो नोन एज 1 पार्टी सिस्टम और बाय पार्टी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज 2 पार्टी सिस्टम। तो ये हम लोग का पहला डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कंट्रीज वेयर ओनली पार्टीज इज अलाउड टू रन द गवर्नमेंट। मीन्स कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी होगा, उसी के पास हाथ में गवर्नमेंट होगा। यहाँ पर क्या है, कंट्रीज वेयर पावर यूजली चेंज बिटवीन 2 पार्टीज। और यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ पर जनरली जो होता है काफ़ी पार्टी तो रहेगा, बट यहाँ पर 2 मेन पार्टी होता है, ठीक है। 2 मेन पार्टी होता है जिसके बीच में जो है पॉलिटिकल पावर जो है एक्सचेंज होते रहता है। ये हो जाएगा 2 पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम का दूसरा क्या पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। मीन्स ये जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स को कोई ओपिनियन ही नहीं है। अगर आप लोग क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है कि एक ही पार्टी को आपको बार बार चूज़ करना है, क्योंकि इसके जगह आपका कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। और क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। ये एक टाइप ऑफ मोनार्कियल फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक ही पार्टी, आपको मजबूरन उसी पार्टी को वोट करना होगा, नहीं तो ऐसे भी वो रूल कर लेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा। तो यहाँ पर देखो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखो यहाँ पर क्योंकि 2 पार्टी है, तो ये जो हो जाएगा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि अगर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को पब्लिक वोट करेगा। यही हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो है पब्लिक के पास में ओपिनियन आ गया है, वो मजबूरन उन्हें एक पार्टी को नहीं चूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टी है और दोनों में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, जो पब्लिक वेलफेयर करेगी, उन्हीं को पब्लिक वोट देगी ना। यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी चलता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, नहीं ऐसा डेमोक्रेटिक पार्टी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, एक आप लोग डिक्टेटरशिप कह सकते हो, चाइना में है, बट उतना भी नहीं है, ठीक है। हल्का सा वहाँ पर फ्रीडम तो है। यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम हम लोग यूएसए और यूके में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका कौन कौन 2 पार्टी है मैंने आपको बता रखा है, तो मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। अभी क्या अभी कमेंट करो, मैं भी देखता हूँ, मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से कमेंट करना। इसका एग्जांपल यूएसए और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नो यहाँ पर देखो हम लोग का इकोनॉमिक्स आ चुका है। इकोनॉमिक्स भी जो है सेम पैटर्न पे चल रहा है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और तीसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का ही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्या बोला, क्वेश्चन 10 बोला व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है और कौन आखिर इंडिया में करेंसी को इशू करता है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग क्रेडिट को बोले तो क्रेडिट एक टाइप ऑफ लोन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर गिव्स मनी। जो ले रहा है, पैसा ले रहा है, वो मनी देगा, कमोडिटीज देगा या फिर कोई सर्विस देगा बोरोवर्स को, ठीक है, जिससे वो ले रहा है इन रिटर्न फॉर द गारंटी ऑफ फर्दर पेमेंट इस टर्म एज क्रेडिट। इसी को हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। और आरबीआई इंडिया में करेंसी को इशू करता है। ये हो जाएगा हम लोग का पहला आंसर। दूसरा का जल्दी से आंसर देखते हैं। मैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन 11 क्या बोले, यहाँ पर बोला है गिव ब्रीफली द फंक्शन ऑफ मनी। मनी का हम लोग को फंक्शन बनाना है, छोटे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ मनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पॉइंट है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। दूसरा यहाँ पर है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हम लोग एक एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं इसका फंक्शन। और तीसरा है एंड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एक यूनिट होता है एक अकाउंट का, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा तीसरा, सॉरी 11 का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर बोला है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आखिर क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बीच में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, ये जो हम लोग का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो फॉर्मल सोर्स यूजली चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयरएज इनफॉर्मल सोर्स दे चार्ज मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आप लोग इसको पॉइंट वाइज दोनों को अलग अलग लाइन खींच के बोल सकते हो, जहाँ पर आप लोग ये दिखा सकते हैं हम लोग का जो फॉर्मल सोर्स होता है वो हम लोग का जनरली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, जबकि इनफॉर्मल सोर्स हायर सोर्स ऑफ इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पर दूसरा क्या है, द मेन मोटिव ऑफ अ फॉर्मल सोर्स इज सोशल वेलफेयर, जहाँ पर द मेन मोटिव ऑफ इनफॉर्मल सोर्स का क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 पॉइंट, ठीक है। 2 डिफरेंस काफी है 2 मार्क्स के लिए। पहला क्या हो जाएगा, लोअर चार्ज लेता है कौन, फॉर्मल सोर्स, और ज़्यादा चार्ज कौन लेता है, इनफॉर्मल सोर्स। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका मेन मोटिव क्या होता है फॉर्मल सोर्स का, ताकि वो पब्लिक वेलफेयर कर सके या फिर सोशल वेलफेयर कर सके, जहाँ पर इनफॉर्मल सोर्स का ज़्यादा मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग कर सके, मीन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो आप लोग इसको लाइन खींच के या फिर ऐसे भी आप लोग इसको डिफरेंस कर सकते हो, बात एक ही है। तो हम लोग का यहाँ पर जो है वीडियो भी एंड होता है। उसको क्या आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स, तो उसको भी जरूर से पूरा कर देना। मिलता है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।